आज लॉकडाउन की इन जीव विज्ञान की हिंदी मीडियम की जो क्लास है उसमें आपका फिर से स्वागत है। चैप्टर 1 जो है वो हमने पूरा कर लिया था। अब इसके बाद में हम अध्याय दूसरा जो है वो हम पढ़ेंगे बीजाणु जनन या युग्मक जनन। पाठ में नाम जो है वो अलग तरीके से दिया हुआ है, बात वही है, नर और मादा युग्मकोद्भिद का विकास जो है उसके बारे में हमें पढ़ेंगे। अब इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ें उससे पहले कुछ सामान्य जानकारियां जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ी हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी है ताकि इनको आसानी से समझा जा सके। बीजाणु जनन या युग्मक जनन की जो क्रिया है वो पादपों में लैंगिक जनन जो है उससे संबंधित होती है। और कल हमने पढ़ा था लैंगिक जननांग का कार्य जो पादपों में करता है वो अंग होता है पुष्प, और एक पुष्प के प्रारूपिक पुष्प जो है उसके सामान्य जो चक्र हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले बाहर की तरफ होता है बाह्य दलपुंजे, फिर दलपुंज या पंखुड़ियाँ, उसके बाद में उसका अगला भाग जो है वो है पुमंगे, और सबसे अंतिम या भीतर वाला जो चक्र होता है वो होता है जायांग। अब यहाँ पर कल जैसे इनके बारे में हमने पढ़ा भी था कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो है वो सहायक चक्र कहलाते हैं। जो लैंगिक जनन की एक आवश्यक क्रिया है युग्मक जनन, उसमें भाग नहीं लेते हैं। उसमें भाग लेते हैं लैंगिक जनन के दो चक्र, एक है पुमंगे और दूसरा है जायांग। पुमंग जो है वो कार्य करता है नर जननांग की तरह से, और जायांग जो है वो कार्य करता है मादा जननांग की तरह से। अब ये लैंगिक जनन की जो क्रिया है ये अपने सिलेबस में, अपने पाठ्यक्रम में जो दिया है वो केवल पुष्पी पादपों में दिया है या आवर्त बीजी पादपों में ही इसके बारे में दिया गया है। लेकिन लैंगिक जनन जो है वो निम्न वर्गीय पादप जो हैं, अनावृत बीजी पादप हैं, टेरिडोफाइट हैं, ब्रायोफाइट हैं, उनके अंदर भी ये होता है। पादपों में एक विशेष क्रिया या घटना पाई जाती है पीढ़ी एकांतरण। इस पीढ़ी एकांतरण के बारे में पहले थोड़ा सा जानना जरूरी है, जो वैसे टॉपिक 11वीं क्लास का है। किसी भी पादप के अंदर यदि हम देखें तो वो पादप अपने जीवन काल के दौरान दो अलग अलग अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। एक अवस्था जो है वो होती है उसके युग्मकोद्भिद अवस्था, और दूसरी अवस्था जो है वो होती है उसके बीजाणुद्भिद अवस्था। युग्मकोद्भिद अवस्था में पादप जो है वो अगुणित प्रकार का होता है या उसमें अगुणित कोशिकाएं होती हैं, और एक बीजाणुद्भिद अवस्था जो है उसमें पादपों में द्विगुणित कोशिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। द्विगुणित कोशिकाएं जिसमें गुणसूत्रों का पूरा समूह है या फिर युग्म जो है वो पाए जाते हैं, गुणसूत्र युग्म के रूप में या जोड़े में मिलते हैं। युग्मकोद्भिद अवस्था जो है उसमें गुणसूत्र जो हैं वो एकल रूप में मिलते हैं, यानी युग्म या जोड़ा नहीं बनाते हैं। अब इस रूप में यदि देखा जाए तो हर पादप, शैवाल से लेकर यदि हम सभी पादपों की बात करें तो सभी पादप जो हैं वो दोनों अवस्थाएं अपने जीवन काल की किसी ना किसी रूप में जरूर ये प्रदर्शित करते हैं। शैवाल जो हैं उनमें मुख्य पादप जो है, जो उगे हुए शैवाल वगैरह हम देखते हैं, वो अगुणित अवस्था यानी युग्मकोद्भिद अवस्था को दर्शाता है। उसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है जिससे पादप अपने आकार को बढ़ाता है, उसमें नई नई संरचनाएं बनती हैं, या पादप काय जो है, थैलस या सुकाय जो है उसका निर्माण होता है। जब वो अर्धसूत्री अवस्था में प्रवेश करता है, यानी इसके अंदर बाद में आगे जाकर अर्धसूत्री अवस्था जब आती है या युग्मक जनन की अवस्था आती है तो उस दौरान वो अर्धसूत्री विभाजन करेगा और समसूत्री विभाजन ये करेगा, और समसूत्री विभाजन के द्वारा ही ये लैंगिक जनन के समय युग्मकों का निर्माण करेगा, और जो युग्मक बनेंगे वो अगुणित प्रकार के होंगे। फिर युग्मकों का संलयन होगा। यहाँ पर नर और मादा युग्मकों में कोई विभेद नहीं होता है, इसलिए यह समयुग्मकी प्रकार का जनन कहलाता है, और दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर वो एक द्विगुणित अवस्था जो है उसे उत्पन्न करते हैं, जिसको हम कहते हैं युग्मनज। युग्मनज बनने के तुरंत बाद में इसमें वापस विभाजन हो जाता है, और ये विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन, और इस अर्धसूत्री विभाजन से जो कोशिकाएं बनती हैं वो अगुणित कोशिकाएं बनेंगी, और ये अगुणित कोशिकाएं जो हैं वो कहलाएंगे बीजाणु। तो बीजाणु का निर्माण होता है और यही बीजाणु फिर अंकुरित होकर वापस
पूरा शैवाल पादप जो है वो बना देते हैं। यानी उनका पूरा जीवन जो है वो अर्धसूत्रीय उनका पूरा जीवन जो है वो युग्मकोद्भिद अवस्था में गुजरता है। युग्मकोद्भिद पीढ़ी उनमें मुख्य पादप पीढ़ी होती है। बीजाणुद्भिद पीढ़ी यानी द्विगुणित पीढ़ी केवल युग्मनज प्रावस्था में आती है। ये निम्न प्रकार का लक्षण जो है वो पाया जाता है जो सवालों में था शुरुआती रूप में। फिर उसके बाद में ब्रायोफाइट के अंदर हमने पढ़ा था, ब्रायोफाइट में भी मुख्य पादप जो है वो युग्मकोद्भिद अवस्था को ही प्रदर्शित करता है। अब युग्मकोद्भिद या बीजाणुद्भिद, इसके अंदर यदि हम देखें तो इनका सामान्य सा अर्थ जो है वो ये रहेगा कि युग्मकोद्भिद पीढ़ी अगुणित होती है और युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो है वो युग्मक के उत्पन्न करती है, उद्भिद यानी उद्भव करती है युग्मक का। और बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो है वो द्विगुणित होती है और उत्पन्न करती है बीजाणु। तो बीजाणुद्भिद पीढ़ी खुद जो है वो द्विगुणित होती है लेकिन उत्पन्न करेगी अगुणित बीजाणु, और युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो है वो अगुणित होती है और वो अगुणित युग्मक जो है वही उत्पन्न करेगी। अब यहाँ पर इसके अंदर यदि हम देखें तो युग्मकोद्भिद पीढ़ी सवालों में, लेकिन ये अपने सिलेबस से बाहर का है, 12th क्लास में ये नहीं है। ब्रायोफाइट में देखें तो उनमें युग्मकोद्भिद पीढ़ी पाई जाती है, लेकिन बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो है वो थोड़ी सी लंबी अवस्था में होती है। बीजाणुद्भिद शुकाय या प्रोथेलस जो है वो भी उसमें बनता है और उसमें फिर बीजाणु उत्पन्न होते हैं और वो बीजाणु जो है वो फिर युग्मक उत्पन्न करते हैं और उसके कारण से फिर वे उनका युग्मकों का उद्भव उनके अंदर होगा। इसके बाद में टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, उनकी हम बात करें तो टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनके अंदर यदि हम देखें तो उनमें मुख्य पीढ़ी उलट जाती है, इससे जस्ट उल्टा होता है। उनके अंदर यदि हम देखें तो मुख्य पीढ़ी जो है या मुख्य पादप जो है वो प्रदर्शित करता है बीजाणुद्भिद पीढ़ी को, जिसमें द्विगुणित कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार का पादप है, इसमें जड़े, तना, पत्ती जैसी सारी संरचनाएं पाई जाती हैं और सारी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। ये द्विगुणित कोशिकाएं जो हैं वो लगातार समसूत्री विभाजन करती हैं और पादप संरचनाओं का निर्माण करती हैं, जिससे पादप में जड़े, तना, पत्तियां वगैरह जो हैं वो बनती रहती हैं। जब पादप लैंगिक जनन की अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें पुष्प बनता है। पुष्प जो है वो पुष्पीय पादपों में बनता है। टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म जो है उनमें पुष्प बनता नहीं है। उनके अंदर यदि देखा जाए तो पुष्प के स्थान पर क्या बनती हैं? बीजाणु पर्ण बनती हैं। अब हम थोड़े से निम्न विकसित पादपों की तरफ ही देखें पहले, तो उनमें बीजाणु पर्ण का निर्माण होता है, यानी सामान्य जो पत्तियां होती हैं वो बीजाणु पर्ण में परिवर्तित हो जाती हैं और फिर वो बीजाणुओं का उत्पादन करेगी। अब यदि हम देखें पादपों में पुष्प की बात करें तो पुष्प जो है वह भी एक तरह से देखा जाए तो प्ररोह का ही रूपांतरण होता है। पादप में आगे जाकर जब गांठ या फिर पर्व संधियां जो है उनकी वृद्धि रुक जाती है और पत्तियां पास पास लगने लगती हैं और रूपांतरित हो जाती हैं, तो रूपांतरित होकर वही क्या बनाती हैं? पुष्प बनाती हैं। तो इस तरह से पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह ही होता है। निम्न विकसित पादपों में बीजाणुपर्ण होते हैं और पादप के अंदर जो आवर्त बीजी पादपों में जो पुष्प बनते हैं उनमें बनती हैं पुष्प पर्ण। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि पुष्प पर्ण जो हैं वो बीजाणुपर्ण का ही रूपांतरण होते हैं। बाह्य दलपुंज भी बीजाणुपर्ण ही हैं, दलपुंज भी बीजाणुपर्ण या पर्णों का ही रूपांतरण है, या फिर पुमंग जायंग ये भी पर्ण का ही रूपांतरण है। इनमें से मुख्य रूप से पुमंग और जायंग ये मुख्य रूप से बीजाणुपर्ण का कार्य करती हैं। अब जैसे जैसे पादपों का विकास हुआ उसमें बीजाणुपर्ण जो है वो भी बाद में अलग अलग अवस्थाओं में विभेदित होने लगी और बीजाणुपर्ण जो है वो भी दो प्रकार के होने लगे, एक जिनमें गुरु बीजाणु बनते हैं और एक जिनमें लघु बीजाणु बनते हैं। तो इसके आधार पर उनमें दो प्रकार की पर्ण बनती हैं, एक गुरु बीजाणु पर्ण और एक लघु बीजाणु पर्ण। यही पर्ण जो हैं वो आवर्त बीजी पादपों में या पुष्पी पादपों में रूपांतरित हो गई और इन्हीं के कारण से बाद में आगे जाकर पुष्प पर्ण यानी पुमंग और जायंग बने। तो एक पुष्प के अंदर यदि हम देखें तो पुमंग भाग जो होता है जिसकी एक इकाई होती है पुंकेसर, एक पुंकेसर हम ये मान सकते हैं कि लघु बीजाणुपर्ण ही है, जबकि बाद में जायंग जो बनता है उस जायंग की एक इकाई जो होती है वो है अंडप, और अंडप जो है वो एक गुरु बीजाणुपर्ण का ही रूपांतरण है।
और यही चीजें हम आगे पढ़ेंगे। पुमंग में पुंकेसर है, इस पुंकेसर के अंदर जैसे लघु बीजाणुपर्ण है तो उनमें क्या बनती हैं आगे जाकर लघु बीजाणु धानियां। ये लघु बीजाणु धानियां जो हैं वो आगे जाकर क्या बनाएंगे, लघु बीजाणु। इसी तरह से जायांग भाग जो है या फिर गुरु बीजाणु जो है, गुरु बीजाणुपर्ण जो है इसमें बनेगी गुरु बीजाणु धानी, और ये गुरु बीजाणु धानी जो है वो आगे जाकर क्या बनाएगी, गुरु बीजाणु। यही चीजें गुरु बीजाणुपर्ण और लघु बीजाणुपर्ण यही रूपांतरित होकर पादप के अंदर पुष्प जो बनता है उसमें पुंकेसर और जायांग बनते हैं। तो पुमंग या पुंकेसर एक लघु बीजाणुपर्ण है। इस पुंकेसर के अंदर बनता है आगे जाकर पराग कोश या परागपुट, और ये परागकोश या परागपुट जो होते हैं वो लघु बीजाणु धानी का काम करते हैं, और उनके अंदर बनते हैं आगे जाकर परागकण, और ये परागकण जो हैं वो एक्चुअल में यदि देखा जाए तो लघु बीजाणु ही होते हैं। इसी तरह से गुरु बीजाणुपर्ण जो होती है उसमें उसकी एक इकाई है अंडप। अंडप एक गुरु बीजाणुपर्ण है, इसमें गुरु बीजाणु धानी बनती है। ये गुरु बीजाणु धानी जो है वही पुष्प के अंदर काम करती है बीजांड का, या इसका रूपांतरित नाम बीजांड है, और इसमें आगे जाकर गुरु बीजाणु बनते हैं, और ये गुरु बीजाणु जो है वो आगे जाकर बनाते हैं एक विशेष संरचना जिसको कहते हैं भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश नामक संरचना बनती है। इस भ्रूण कोश के अंदर जैसे ही ये बीजाणु बन जाते हैं वैसे ही बीजाणु बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन से, यानी अगली अवस्था युग्मकोद्भिद अवस्था शुरू हो जाती है, और इन्हीं संरचनाओं को परागकण और भ्रूणकोश जो हैं वो युग्मकोद्भिद ही होते हैं। तो युग्मकोद्भिद वो संरचना जो युग्मकों का उत्पादन करेगी, युग्मक जनन का कार्य करेगी। इसी किस प्रकार से ये कार्य करती है इसी को हम आगे जाकर इसमें पढ़ेंगे। परागकण जो है इसमें बनेंगे नर युग्मक, यानी लघु बीजाणु जो है वो नर युग्मकों का उत्पादन करेंगे। गुरु बीजाणु या भ्रूणकोश जो है उसमें मादा युग्मक या अंड कोशिका बनेगी। ये आपस में फिर निषेचन करते हैं, निषेचन करते ही फिर से द्विगुणित अवस्था आ जाती है, युग्मनज बनता है, युग्मनज से आगे भ्रूण बनता है, और भ्रूण से वापस पादप बन जाता है, मुख्य पादप, या फिर से बीजाणुद्भिद पीढ़ी आ जाती है। तो इस तरह से एक बीज के रूप में जो पादप उगता है वो बीजाणुद्भिद अवस्था को दर्शाता है, जिसमें जड़ तना पत्तियां होती हैं। लैंगिक जनन के समय उसमें पुष्प बनते हैं। पुष्प में पुमंग और जायांग दो संरचनाएं बनती हैं। पुमंग की इकाई पुंकेसर जो एक लघु बीजाणुपर्ण है, जायांग की एक इकाई अंडप जो एक गुरु बीजाणुपर्ण है। लघु बीजाणुपर्ण पर लघु बीजाणु धानियां लगती हैं, गुरु बीजाणुपर्ण पर गुरु बीजाणु धानियां लगती हैं, जो पुष्प के अंदर बीजांड या परागकोश के रूप में विकसित होती हैं, और फिर इन्हीं के अंदर लघु बीजाणु या गुरु बीजाणुओं का विकास होता है। लघु बीजाणु परागकण हैं और गुरु बीजाणु भ्रूणकोश है, और इन बीजाणुओं से ही युग्मकोद्भिद पीढ़ी की शुरुआत होती है, यानी परागकण और भ्रूणकोश युग्मकोद्भिद पीढ़ी की पहली और महत्वपूर्ण संरचना है, जो पुष्प में थोड़े से समय के लिए बनती है, यानी अल्पकालिक होती है। तो ये चीज यदि हम देखें तो आवर्त बीजी पादपों में युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो है वो अल्पकालिक होती है, थोड़े से समय के लिए बनती है, जब तक पादप में फूल आते हैं, और वो भी शुरू में उसी अवस्था में ये अवस्था आती है। उसके अलावा पादप अपना पूरा जीवन काल जो है वो बीजाणुद्भिद अवस्था जो है उसी में प्रदर्शित करता है। तो अब ये है पूरी क्रिया, किस प्रकार से एक बीजाणुद्भिद पादप में पुष्प बनेंगे, उस पुष्प में कैसे लघु बीजाणु जनन, कैसे गुरु बीजाणु जनन होगा, और उनके अंदर कैसे नर युग्मक और मादा युग्मक बनेंगे। यही जो चीज़ है वो इस पाठ के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे, पहले नर युग्मकों का निर्माण, फिर मादा युग्मकों का निर्माण, यानी युग्मक जनन या युग्मकोद्भिद का विकास। यही आज का हमारा टॉपिक रहेगा। हाँ, तो ये पीढ़ी एकांतरण वगैरह के बारे में हमने इसके बारे में पढ़ा। अब इसके बाद में हम मुख्य रूप से पाठ जो है या अध्याय जो है उसके शुरुआतें करते हैं, जो बीजाणु जनन या युग्म के जनन की क्रिया जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, या कैसे युग्मकोद्भिद का विकास होगा। अब एक
प्रारूपिक पुष्प के अंदर यदि हम देखें तो मुख्य रूप से दो संरचनाएं हैं, पुमंग और जायांग, क्योंकि जनन चक्र जो है वो यही दो संरचनाएं बनाती हैं। पुमंग की एक इकाई जो है, इस एक इकाई को कहा जाता है पुंकेसर। इस पुंकेसर के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, एक पुतंतु, एक योजी और एक परागकोश। पुतंतु वो संरचना जो पुष्पासन से परागकोश को जोड़ने का कार्य करती है। ऊपर का जो फूला हुआ भाग है परागकण इसी में बनेंगे और यही परागकोश कहलाता है। अब एक पुंकेसर जो है वो एक पर्ण का ही रूपांतरण है, या यूं कह सकते हैं लघु बीजाणु पर्ण का ही रूपांतरण है। तो पुंकेसर जो है, इस चीज को विशेष तौर से ध्यान में रखें कि कौन सी संरचना लघु बीजाणु पर्ण, कौन सी लघु बीजाणु धानी को प्रदर्शित करती है। तो यह एक पर्ण का ही रूपांतरित पर्ण ही है और ये लघु बीजाणु पर्ण की तरह से काम करती है। किसी पुष्प में 6 पुंकेसर हैं तो कह सकते हैं उसमें 6 लघु बीजाणु पर्ण है, 5 पुंकेसर हैं तो 5 लघु बीजाणु पर्ण है, उनका पूरा समूह है वो पुमंग कहलाता है। तो पुमंग की एक इकाई पुंकेसर, और ये पुंकेसर जो है वो लघु बीजाणु पर्ण का काम करेगा। इस पुंकेसर के ऊपर की तरफ 3 भाग हो गए, पुतंतु, योजी और परागकोश। अब एक परागकोश की यदि हम बात करें तो इस परागकोश का यदि टीएस देखा जाए या काट देखा जाए तो ये इस तरह का दिखाई देता है, या ये जैसे हमने बना रखा है इस रूप का ये दिखाई देता है। इस परागकोश के अंदर 2 पालियां होती हैं, एक ये पाली और ये एक दूसरी पाली, इसे द्विपालित परागकोश कहते हैं। ज्यादातर पादपों में परागकोश द्विपालित ही होता है। हालांकि मालवेसी कुल के कुछ पादप जैसे कपास है, गुड़हल है, उनके अंदर देखें तो परागकोश एक पालित भी होता है, लेकिन हम सामान्य पुष्प की बात कर रहे हैं, उसमें परागकोश द्विपालित होता है। तो उसमें 2 पालियां होती हैं और प्रत्येक पाली के अंदर 4 परागपुट बनते हैं, पोलन सैक नामक संरचनाएं बनती हैं। परागपुट यानी वो परागों का थैला जिसमें परागकण बनेंगे, और ये परागपुट जो है वो काम करेंगे लघु बीजाणु धानी की तरह से। जैसे निम्न विकसित पादपों में लघु बीजाणु पर्ण होती है, उसके ऊपर लघु बीजाणु धानियां लगती हैं या बनती हैं, वैसे ही पुंकेसर में परागपुट बनेंगे 4। यानी एक पुंकेसर जो है उसके परागकोश में 4 परागपुट होते हैं, 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। इन लघु बीजाणु धानियों के अंदर बनेंगे लघु बीजाणु। ये जो कोशिकाएं हैं लघु बीजाणुजन उत्तक जिनको हम कहते हैं, ये लघु बीजाणुजन उत्तक की कोशिकाएं आगे जाकर परागकण बढ़ाएंगी या लघु बीजाणु बढ़ाएंगी। कैसे, वो हमें पूरा डिटेल से पढ़ना ही है। तो मुख्य रूप से जो चीजें देखी हमें ध्यान में रखने वाली वो ये हुई कि पुमंग जो पादप का नर जनांक है उसमें पुंकेसर बनते हैं, या पुंकेसरों का वो समूह होता है जो लघु बीजाणु पर्ण का काम करता है। उसमें परागपुट होते हैं 4 जो लघु बीजाणु धानी की तरह से काम करते हैं, और प्रत्येक परागपुट में अनेकों परागकण बनते हैं जो लघु बीजाणु का काम करेंगे। और यही लघु बीजाणु या परागकण जो है वो नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी को दर्शाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण चीज है कि पुष्पी पादपों में कौन सी संरचना नर युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करती है, वो संरचना है परागकण। तो परागकण नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी को दर्शाता है, जो ज्यादा से ज्यादा 3 कोशिकाओं तक विकसित होता है, उससे ज्यादा ये विकसित नहीं होता। पूरा डिटेल से हम आगे इसमें पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसके बारे में हम यदि आए टॉपिक के हिसाब से यदि हम देखें तो सबसे पहली चीज जो आती है वो यही है कि परागकोश या परागपुट का विकास कैसे होता है। इसमें ये संरचना एक शुरुआत में जब फूल बन रहा होता है तो इस संरचना का विकास होगा कैसे, उस चीज की बात करें तो परागपुट या परागकोश का विकास, परागकोश या परागपुटे लगभग एक ही शब्द ये काम में ले लिए जाते हैं, हालांकि थोड़ा सा अंतर है। ये पूरा परागकोश है, ये इसमें परागपुट है। तो इनका विकास कैसे होगा, शुरुआत में जब ये पुष्प में बनते हैं तो सारे एक ही जैसे कोशिकाओं के समूह होते हैं। तो समान प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह होता है जो बाहर की तरफ बाह्य त्वचा से घिरा हुआ होता है। ये बाह्य त्वचा बाद में भी बनी रहती है, बाह्य त्वचा जो इसका सबसे बाह्य आवरण बनाती है। लेकिन अंदर की जो कोशिकाएं हैं, ये अंदर की ओर जो पाई जाने वाली कोशिकाएं जो हाइपोडर्मिस या अधस त्वचा की कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं बाद में जीवद्रव्य में सघन हो जाती हैं या इनका सघन जीवद्रव्य बन जाता है, और इनको कहते हैं प्रपशुतक कोशिकाएं या प्रपशु कोशिकाएं इनको कहा जाता है, आर्चिस्पोरियल सेल। प्रत्येक प्रपशु कोशिका जो है
उसमें एक विभाजन होता है। जैसे मान लें ये कोशिका है, इसमें एक विभाजन होगा, परिणत विभाजन परिधि के अनुसार, जिससे दो कोशिकाएं बनेंगी। बाहर वाली जो कोशिका है ये बनाएगी प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरी जो कोशिका बनेगी इसके अंदर की तरफ है, ये अंदर वाली कोशिका बनाएगी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। इनमें बार बार विभाजन होंगे, इससे प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनाएगी परागकोश की भित्ति, जिसमें 4 स्तर होते हैं, और अंदर वाली प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बार बार विभाजन करके बनाएगी लघु बीजाणुजन उत्तक, जो आगे जाकर लघु बीजाणुओं का या परागकणों का उत्पादन करेगा। इस प्रकार से एक परागकोश का विकास हो जाता है। अब एक परागकोश या परागपुट में देखें तो कई सारी कोशिकाएं, ये एक प्रसूतक कोशिकाएं, इस तरह की अनेकों कोशिकाएं हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इसमें देखें तो परागकोश या परागपुट का विकास करने वाली जो कोशिकाएं हैं वो प्रसूतक कोशिकाएं कई सारी हैं। अब ये लघु बीजाणु धानियों का विकास कर रही हैं। लघु बीजाणु धानी का विकास 2 तरह से होता है, पुंकेसर या फिर लघु बीजाणु धानी जो है उसका विकास जो है वो होता है सुबीजाणु धानीय अवकाश, या सुबीजाणु के विकास, सॉरी अवकाश नहीं, सुबीजाणु का विकास ये कहलाता है, या सुबीजाणु धानीय विकास ये कहलाता है। एक से अधिक कोशिकाएं यदि बीजाणु धानी का विकास करें या बीजाणु धानी के विकास में एक से ज्यादा कोशिकाएं भाग लें तो वो कहलाता है सुबीजाणुक या सुबीजाणु धानीय विकास या यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। तो यूस्पोरेंजिएट या सुबीजाणु प्रकार का बीजाणु प्रकार का विकास जो है वो पाया जाता है लघु बीजाणु धानी के विकास में। तो ध्यान में रखेंगे इस चीज को कि लघु बीजाणु धानी का नोट्स वगैरह जो है उसमें ये अंडरलाइन भी करवाया हुआ है कि लघु बीजाणु धानी का विकास सुबीजाणुक या सुबीजाणु धानीय विकास से कहलाता है, क्योंकि एक से ज्यादा कोशिकाएं, एक से ज्यादा प्रसूतक कोशिकाएं लघु बीजाणु धानी के विकास में भागे लेती हैं। अब जैसे भी है इनका ये विकास हुआ और उससे आगे जाकर परागकोश की भित्ति और बीजाणुजन उत्तक जो हैं वो बन गए। इसके बाद में हम विकास जो है वो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी चीज जो आती है वो है कि परागपुट या परागकोश की संरचना, उसको चित्र के रूप द्वारा प्रदर्शित करना या स्पष्ट करना, वो चीज हम देखें। तो ये एक परागकोश है, एंथर है, और इस परागकोश में 4 परागपुट हैं। इनका यदि हमें पूरा विस्तृत संरचना यदि देखनी है तो इसको थोड़ा सा विस्तारित रूप में हम दर्शाते हैं, तो ये इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। ये इतना व्यू जो है वो इसका हमने लिया है, जिसको हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। एक परागपुट या परागकोश में मुख्य रूप से 2 संरचनाएं हैं। बाहर की तरफ परागकोश की भित्ति जो इसकी दीवार बनाती हैं, इस तरह से चारों ओर ये स्थित होंगे, और भीतर की तरफ है पराग जने उत्तक या लघु बीजाणु जने उत्तक। तो सबसे पहले आती है परागकोश भित्ति परागकोश की संरचना में। तो पहले परागकोश भित्ति है। ये परागकोश भित्ति जो है ये 4 स्तरों से बनी होती है और विकसित किससे होती है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका से। परागकोश भित्ति में 4 स्तर है, बाहर से भीतर की ओर। वो 4 स्तर ये हैं: बाह्य त्वचा, अंतस्थीशियम, मध्य स्तरे और टेपिटम। सबसे बाहर एक स्तरीय बाह्य त्वचा की परत पाई जाती है जो एक कोशिकीय मोटी है और इसमें चपटी कोशिकाएं होती हैं जो बाह्य रूप से इसको घेरे हुए रहते हैं और इसकी सुरक्षा का कार्य करते हैं। कोई ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये नहीं है परीक्षा के लिहाज से। दूसरी जो संरचना है वो है अंतस्थीशियम, या दूसरी परत है वो है अंतस्थीशियम या एंडोथीशियम इसको कहा जाता है। इसकी कोशिकाएं भी चपटी और दीर्घित होती हैं। इसकी एक विशेषता है, अंतस्थीशियम की ये जो कोशिकाएं हैं इनकी जो भीतरी दीवार है या फिर स्पर्श रेखीय भित्ति जो है, यहाँ पर जमाव हो जाता है एक विशेष पदार्थ का, बाहर नहीं, यहाँ पर जमाव होता है। तो यहाँ पर स्पर्श रेखीय भित्ति पर जमाव होता है एक विशेष पदार्थ का जिसको कहते हैं अल्फा सेलुलोज। तो अल्फा सेलुलोज का जमाव यहाँ पर होता है।
और इस अल्फा सेलुलोज के बनने से इसमें यू आकार की संरचनाएं सी नजर आने लगती हैं, जो पट्टियां बनाती हैं या स्ट्रिप बनाती हैं। इनका एक विशेष महत्व है। ये परागकोश जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा, इसमें लघु बीजाणुजन ऊतक से बाद में जब परागकण बन जाएंगे, तब इन परागकणों का बाहर निकलना जरूरी है, तब ये फूटेगा तभी बाहर निकलेंगे, यानी इसका प्रस्फुटन होगा। इस प्रस्फुटन में सहायक है ये स्तर। जब ये शुष्क हो जाता है तो इसकी भित्ति में तनाव उत्पन्न होता है और ये फट जाता है, तिड़क जाता है। जैसे एक फली जो है वो सूखने के बाद में अपने आप तिड़क जाती है, उसमें से बीज बाहर फेंक दिए जाते हैं, वैसे ही परागकोश की भित्ति भी टूट जाएगी, जिसे परागकोश का स्फुटन कहेंगे। ध्यान में रखें कि परागकोश स्फुटन में सहायक जो परत है वो कौन सी है? अंतस्थीशियम। और इसमें किसका जमाव होता है? अल्फा सेलुलोज का, जिसके कारण से इसमें ये पट्टियां बनती हैं। तीसरा स्तर है मध्य स्तर। 1 से लेकर 3 परतें इसकी पाई जाती हैं। पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं, अल्पजीवी होती हैं। जैसे जैसे अंदर से दबाव पड़ता है ये कोशिकाएं कुचल कर नष्ट हो जाती हैं। कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है, कोई ज़्यादा रोल इसका नहीं है। और चौथी सबसे इनरमोस्ट, सबसे भीतर वाली जो परत है वो है टेपिटम। ये सबसे महत्वपूर्ण परत इसकी कही जा सकती है। ये सारी कोशिकाएं जो हैं वो टेपिटम को दर्शाती हैं। ये कोशिकाएं, टेपिटम की कोशिकाएं लघु बीजाणुजन ऊतक को चारों ओर से घेरे हुए रखती हैं, एक स्तरीय होती हैं, बड़े आकार वाली होती है और सघन जीवद्रव्य इनमें पाया जाता है। और ये मल्टी न्यूक्लियट, बहु केंद्रकीय प्रकार की होती हैं। एक कोशिका में एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं और इनका कार्य होता है अंदर जो लघु बीजाणुजन ऊतक है उसको पोषण देते रहना, ताकि ये लगातार विभाजित होकर लघु बीजाणुओं का निर्माण कर सके। तो टेपिटम लघु बीजाणुजन ऊतक को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, इसलिए ये परागकोश भित्ति की सबसे महत्वपूर्ण परत जो है वो कही जा सकती है। इस टेपिटम के संदर्भ में कुछ सामान्य सी बातें थोड़ी सी जो है वो और ध्यान में रखनी है। टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के अंदर केंद्रक तो एक से ज्यादा हैं ही, लेकिन इनके जीवद्रव्य में कुछ विशेष प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं जो वसीय प्रकृति की होती हैं। तो टेपिटम जो है उसमें वसीय प्रकृति की और आकृति में गोलाकार कणिकाएं जो हैं वो मिलती हैं और इन कणिकाओं को कहा जाता है प्रोयूबिस्काय। तो प्रोयूबिस्काय नामक संरचनाएं जो है वो टेपिटम में पाई जाती हैं। ये प्रोयूबिस्काय की कोशिकाएं जो हैं, कणिकाएं जो हैं, ये कणिकाएं फिर अंदर की तरफ यहाँ पर इन्हें अंदर की तरफ परागपुट में छोड़ दी जाती हैं। अंदर की तरफ जब ये छोड़ी जाती है तो इनके साथ में एक विशेष पदार्थ है स्पोरोपोलेनिन जो है वो और जुड़ जाता है। और स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ जो है वो जब इनके साथ में जुड़ता है तो फिर ये परागकणों के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। ध्यान में रखें, उस समय तक ये बीजाणुजन ऊतक जो है वो परागकण बना चुका होता है। तो परागकण बन जाते हैं और परागकण की जो बाहर वाली भित्ति होती है उस पर स्पोरोपोलेनिन और प्रोयूबिस्काय का जमाव हो जाता है। अब यह चीज और ध्यान में रखें कि शुरुआती अवस्था में जब टेपिटम में है वसीय आकृति की कणिकाएं हैं तभी इनको प्रोयूबिस्काय कहा जाता है। स्पोरोपोलेनिन के साथ में जब ये जुड़कर परागकण की भित्ति बनाते हैं तब इन्हें प्रोयूबिस्काय नहीं कह के कहते हैं यूबिस्काय। तो यूबिस्काय या प्रोयूबिस्काय क्या है? टेपिटम कोशिकाओं में पाए जाने वाली वसीय प्रकृति की गोलाकार कणिकाएं प्रोयूबिस्काय कहलाती हैं। प्रोयूबिस्काय कणिकाएं स्पोरोपोलेनिन के साथ में जुड़कर या स्पोरोपोलेनिन के साथ में जमा होकर परागकणों की भित्ति बनाती हैं तो इन्हें यूबिस्काय कहते हैं। तो परागकण पर आ गई तो यूबिस्काय है, टेपिटम के अंदर हैं तो कहलाती हैं प्रोयूबिस्काय। अब ये काम जैसे इसका हमने देखा कि ये परागकणों की सुरक्षा का काम करती हैं, पोषण का काम करती हैं और बीजाणुजन ऊतक जो है उससे आगे जाकर बीजाणु बनेंगे तो वो बनाने के लिए जो परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं वो भी ये टेपिटम ही उत्पन्न करती है। ये चीज और देखी गई है पादपों में कि लघु बीजाणुजन ऊतक आगे जाकर जब परागकण बनाए उससे पहले ही यदि टेपिटम कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाए तो आगे जाकर परागकण बनते ही नहीं है।
या फिर परागकण बनते हैं तो भी वो बंधे प्रकार के होते हैं, उनमें सही प्रकार से नर युग्मक नहीं बनते हैं, वो क्रियाशील परागकण नहीं बनते हैं। तो क्रियाशील परागकणों के निर्माण या उसके विकास के लिए टेपिटम का होना जरूरी है, ताकि वो पोषण जो है वो भी देती रहे और उनके रूपांतरण को भी वो प्रेरित करे। एक और छोटी सी चीज जो है वो इसके अंदर और ध्यान में रखनी है कि टेपिटम जो है वो पोषण प्रदान कैसे करती है पादपों को या लघु बीजाणुजन उत्तक को, उसके आधार पर वो दो प्रकार की हो सकती है। एक जो है वो होती है अमीबीय प्रकार की और दूसरी जो टेपिटम है वो होती है स्त्रावी या फिर ग्रंथिले प्रकार की। अमीबीय टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं उनकी भित्ति पोषण प्रदान करने के दौरान टूटती नहीं है, बस ये लचीली होती है, इसे रिस रिस कर पोषक तत्व जो है वो लघु बीजाणुजन उत्तकों में आते रहते हैं, इसलिए अमीबीय प्रकार की है। लेकिन दूसरी ग्रंथिल प्रकार की जो है, सॉरी उल्टा बता दिया, अमीबीय प्रकार की जो टेपिटम है वो भित्ति अपनी लचीली होने के कारण से इनके बीच में लघु बीजाणुजन उत्तकों के बीच तक आ जाती है और फिर उन्हें पोषण प्रदान करती है, जबकि स्त्रावी प्रकार की या ग्रंथिल प्रकार की जो टेपिटम है उससे पदार्थ जो है पोषक पदार्थ वो रिस कर कहाँ आते हैं, लघु बीजाणुजन उत्तकों में आते हैं। ज्यादातर पादपों में यदि देखा जाए तो स्त्रावी या ग्रंथिल प्रकार की टेपिटम ही पाई जाती है। तो टेपिटम के दो प्रकार होते हैं, अमीबीय और स्त्रावी, और अधिकांश द्विबीजपत्री आवर्त बीजीय पादपों में कौन से प्रकार की टेपिटम पाई जाती है, स्त्रावी या ग्रंथिले प्रकार की। तो ये परागकोश का विकास और उसकी संरचना जो पहला हमारा टॉपिक है वो हमने पढ़ा, उसके बाद में हम पढ़ेंगे पराग कणों का या लघु बीजाणुओं का विकास किस प्रकार से होगा, उसको हम कल पढ़ेंगे। इतना जो है उसको एक बार फिर से केवल 1 मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं कि नर युग्मकोद्भिद, ये पार्ट जो है वो हम पढ़ रहे हैं युग्मकोद्भिद का विकास। नर युग्मकोद्भिद का विकास हम पहले पढ़ेंगे। नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है पुष्प में, पुष्प में भी पुमंग में, पुमंग में भी कहाँ पर, पुंकेसर में, और पुंकेसर में भी कहाँ पर, परागपुट में। इन परागपुट में नर युग्मकोद्भिद यानी परागकण या लघु बीजाणु का विकास होगा। अब इसका विकास परागकोश या परागपुट का विकास कैसे होगा, शुरुआती अवस्था में फूल जब खिलता भी नहीं है, कली का अवस्था में होता है, तब इसकी सारी की सारी कोशिकाएं एक ही जैसी सघन जीवद्रव्य वाली होती हैं। इसमें सघन जीवद्रव्य वाली ये जो कोशिकाएं वो प्रप्रसूतक कोशिकाएं कहलाती हैं। इस प्रप्रसूतक कोशिकाओं में विभाजन होता है, बाहर वाली कोशिका प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनाती है, भीतर वाली कोशिका प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनाती है। भित्तीय कोशिका आगे जाकर परागकोश या परागपुट जो है उसकी भित्ति का निर्माण करेगी, जो 4 स्तरीय होगी। 4 स्तर होंगे बाहर से भीतर की तरफ, बाह्य त्वचा, अंतस्थीशियम, मध्य स्तर और टेपिटम। भीतर वाली कोशिका जो है वो बार बार विभाजित होकर लघु बीजाणुजन उत्तक का कार्य करेगी। लघु बीजाणुजन उत्तक की कोशिकाएं आगे जाकर, कल ही हम पढ़ेंगे इस बारे में, आगे जाकर ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएंगे। उनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और उस अर्धसूत्री विभाजन से बाद में लघु बीजाणु या फिर परागकण बनेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा परागकोश चित्र वगैरह के रूप में भी देखें तो मुख्य रूप से ये 2 डायग्राम जो है इनको ध्यान में रख लें। ये पूरा परागकोश का चित्र है, जबकि ये इसकी भित्ति को प्रवर्धित करके जो है वो दर्शाया हुआ है, जिसमें ये 4 स्तरीय परागकोश भित्ति और उसके बीच में लघु बीजाणुजन उत्तक पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा कल कमेंट वगैरह में किसी स्टूडेंट ने पूछा भी था कि जब हमें क्लासेस वगैरह में हम जो सिलेबस कर रहे थे उसमें हम 37 का चैप्टर जो है वो शुरू कर रखा था, बीच में रह गया था लॉकडाउन की वगैरह से पढ़ाई बाधित होने के कारण से। वो चैप्टर जितना रहा है उसको आप छोड़ दें, जैसे विधिवत क्लासें शुरू होगी उसको हम आगे वहीं से शुरू कर लेंगे। बाकी नोट्स वगैरह करने की जो बात रही तो उसमें उसके जस्ट आगे से भी शुरू कर सकते हैं या 5-7 पेज छोड़ के जो है वो भी शुरू कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे उस प्रकार से कर लें। आगे जब क्लासेस शुरू होंगी तो हम उसी प्रकार से सही रूप में कक्षाएं जब संचालित होंगी तो उस समस्या को हम हल कर लेंगे। और कोई समस्या वगैरह यदि आपके सामने आती है तो आप उनको पर्सनली अशोक जी को कमेंट करके जो है वो बता सकते हैं, ताकि उन समस्याओं का समाधान फिर से किया जा सके। धन्यवाद।